हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वीआईपीएम एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने वीआईपीएम ने एक हाई कोर्ट एलडीसी क्रैश कोर्स सीरीज चलाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। थैंक यू सो मच। वैसे तो ये वीडियो पहले ही आ जानी चाहिए थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये वीडियो हम पहले अपलोड नहीं कर पाए। वी आर सो सॉरी। लेकिन जैसा आप जानते हो कि 27 को 5 बजे तक, 27 को 5 o'clock तक आप लोग जो है रिट डाल सकते हो क्वेश्चंस को लेकर, जिन भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। तो आज मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ में कि किन किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है और उनको किस तरीके से वहां पे आप अपना क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इंग्लिश के 12 मार्च वाले और 19 मार्च वाले दोनों ही पेपर को चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है, पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव। आप जानते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन के अंदर टेंस और सेंस दोनों ही नहीं बदलता है। इस केस में हम लोगों को कुछ भी बदलाव नहीं करना था जब तक कि जनरल स्टेटमेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तब भी आपको बताया था कि कैन यू टच द स्काई। ये किसको बोल रहा है भाई? किसी इंडिविजुअल पर्सन को बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि क्या तुम स्काई को टच कर सकते हो? तो इस केस में हमें अपना सब्जेक्ट नहीं चेंज करना था और हमें क्या करना था? यू कैन नॉट टच द स्काई। क्या इसका सही आंसर होना चाहिए था? यू कैन नॉट टच द स्काई। लेकिन आप लोग जानते हो कि बोर्ड की अभी आंसर की आई है, उसके अंदर इसका आंसर माना है सेकंड ऑप्शन, द स्काई कैन नॉट बी टच्ड। देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो तब सही हो सकता है जब ये जनरल केस हो, जनरल स्टेटमेंट हो। जनरल स्टेटमेंट में कैसे? जैसा अगर लिख रखा हो कि कैन एनीबडी टच द स्काई, क्या कोई भी स्काई को टच कर सकता है? तो इस केस में आप जानते हो कि इस केस में लिख सकते हैं कि द स्काई कैन नॉट बी टच या नो वन कैन दी टच द स्काई। क्यों? क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली किसको टारगेट किया है? यहाँ हमारा सब्जेक्ट यू है। कैन यू टच द स्काई किसी पर्टिकुलर पर्सन को कहा जा रहा है, तो इस केस में सही आंसर सी ही होना चाहिए था। इसको आप सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और इस क्वेश्चन पे रिट डाल सकते हो। एज सच आप जानते हो कि सेम सेंटेंसेस हमें मिलते नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के, लेकिन कुछ सर्टेन नियम होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को करने के, जैसे टेंस और सेंस नहीं बदलता, हम अपने सब्जेक्ट को भी नहीं बदलते हैं, और जनरल का केस है इसलिए इस केस को भी नहीं बदला जा सकता। तो इसका सही आंसर अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। देखो क्वेश्चन के अंदर पहले ही लिख रखा है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली दोनों तरीके से रॉन्ग हो, उस वाले ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना है, और सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो चेक करेंगे तो हमने देखा कि ये जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट क्या है भाई? इन द मॉडर्न इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटी मैनी ऑफ द ओल्ड वेज आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्डेड। मॉडर्न कमर्शियल सिटी में है ना, एक्सपैंडिंग मॉडर्न कमर्शियल सिटी के अंदर जो पुराने तौर तरीके हैं उनको डिस्कार्डेड किया जा रहा है। तो ये जनरल स्टेटमेंट है। और आप जानते हो कि जनरल स्टेटमेंट है, जनरल तरीके में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर सिटी की नहीं बात कर रहे हैं, हम जनरल सेंस में सिटी की बात कर रहे हैं। इस केस में यहाँ पे आर्टिकल दी का प्रयोग होना, आर्टिकल दी के प्लेस पे कौन सा आर्टिकल होना चाहिए था? आर्टिकल ए का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि गलत है। कैसे? ग्रामेटिकली ए आना चाहिए था। और सेकंड वाले में आप जानते हो कि सिटी कभी भी इंक्रीज नहीं होती, सिटी क्या होती है? एक्सपैंड होती है। सिटी क्या होती है भाई? एक्सपैंड होती है। तो आप जानते हो कि ये मीनिंगफुली रॉन्ग है। ये कैसा रॉन्ग है? ये मीनिंगफुली रॉन्ग है। ये कैसा रॉन्ग है? ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो अकॉर्डिंगली दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत थे, लेकिन बोर्ड ने इसको सेकंड ऑप्शन माना है। तो गलत तो दोनों ही थे, ऑप्शन दोनों ही गलत थे। तो ये आप लोग इस पे क्लेम कर सकते हो कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत थे। फर्स्ट वाला भी गलत है ग्रामेटिकली, और सेकंड वाला भी गलत है। कैसे? मीनिंगफुली। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जब भी हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं और जनरल किसी सिटी की बात कर रहे हैं तो अ सिटी लिखेंगे, यहाँ पे दी उसको पर्टिकुलर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सही आंसर दोनों ही होने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन बोर्ड ने इसको सेकंड आंसर को सही माना है, तो इस पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर चेक कीजिए, फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन लिख दिया है, फिल इन द करेक्ट टेंस। आपको करेक्ट टेंस चूज करना था दिस मॉर्निंग वाला। जब हम लोग ये सीरीज चला रहे थे तब भी आप लोगों को बताया था कि जब बात प्रेजेंट परफेक्ट की है और बात जब प्रेजेंट पास्ट सिंपल की है, तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था कि दोनों काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। लेकिन इनका कंफ्यूजन की सिर्फ इतनी सी बात होती है, मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी के पास्ट का हर चीज अभी से 5 मिनट पहले भी पास्ट सिंपल होता है। जैसे आई मेट हिम 5 मिनट्स अगो, 5 ही मिनट पहले मिली हूं, लेकिन उसको भी मैं पास्ट में बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? कि अभी से जस्ट हर एक
मिनट जो पहले निकला है वो सब पास्ट होता है। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, पास्ट के किसी इवेंट को आप आज बता रहे हो तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, कौन से ईयर में कंप्लीट किया था, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2021। ठीक है, तो 2021 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, तो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, यहां मैंने पास्ट सिंपल यूज किया है। लेकिन अभी कोई पर्सन आया है और मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्या किया है ना, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तब मैं क्या रिप्लाई दूंगी, आई हैव डन माई MA या आई हैव डन माई BSc, आई हैव डन माई BA, इसी तरीके की बात करूंगी। तो मैं कौन से टेंस में बात कर रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो पास्ट के किसी इवेंट को आज आप प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हो तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। अदरवाइज सारे इवेंट किस में जाते हैं, पास्ट सिंपल में। तो ये दिस मॉर्निंग वाला केस था, सुबह की बात है, नो डाउट ये आज की बात है, टुडे की बात है, लेकिन इस केस में भी हम इसको किस में डालते हैं, पास्ट में जानते हैं। यहाँ पे सही आंसर जो है आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने उस दिन भी बताया था, इसके अंदर सही आंसर रॉट होना चाहिए था, कई स्टूडेंट्स ने किया भी है। इसको अगर आपको क्लेम करना है तो ये तो डायरेक्टली मिल गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, आपको मैं दिखा देती हूँ ऑक्सफोर्ड से, ये चेक कीजिए आप एक बारी। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का क्लिप है, आप गूगल पे भी डाल सकते हैं और डिक्शनरी में भी अगर दिस मॉर्निंग डालेंगे तो ये सारा क्लिप आपको एज इट इज मिल जाएगा। इसमें देखो हाईलाइट करा हुआ है, अ लेटर अराइव्ड फॉर यू दिस मॉर्निंग, देखो क्या लिख रखा है, इसको मैं बॉक्स में डाल देती हूँ। ऑक्सफोर्ड है ये, और आप लोग जानते हो कि हम लोग जो है ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं और वहां के अनुसार हम लोग ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो वहां से आप लोग ये देख सकते हो, अ लेटर अराइव्ड फॉर यू दिस मॉर्निंग। ये कौन सा टेंस है भाई, पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब सेकंड यहाँ पे यूज हुई है, दिस मॉर्निंग के साथ में पास्ट सिंपल का यूज हुआ है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इससे आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए वापस आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि अभी तक जो 3 क्वेश्चंस थे वो 12 तारीख वाले पेपर से थे। अब जो ये क्वेश्चन है ये 19 तारीख वाले पेपर से है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा, जब ये क्वेश्चन आया था उस दिन भी मैंने बोला था कि कई लोग इसका आंसर दूसरा बताएंगे, लेकिन आप डरना मत, और इवन बोर्ड ने भी यहाँ पे गलत ही बता दिया है आंसर। आप एक बार चेक करो, पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, nobody lives forever, nobody lives forever, everyone lives forever, nobody wants to live ever। आप जानते हो कि बाकी ऑप्शंस में तो कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं थी कि कोई भी फॉरएवर हमेशा के लिए नहीं रहता है, कोई हमेशा नहीं रहना चाहता, क्यों नहीं रहना चाहता, हमेशा सब रहना चाहते हैं। हमें ऑप्शन में दिक्कत थी सिर्फ फर्स्ट में और सेकंड में। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि ये फॉरएवर जो होता है वो क्या होता है भाई, एडवर्ब होता है। ये फॉरएवर क्या होता है, एडवर्ब होता है। और ये जो फॉर एवर अलग अलग होता है, इसको हम एडवर्ब नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, ये एडवर्ब कैसे हो सकता है। फॉर क्या होता है, ये होता है प्रेपोजिशन, और ये एवर क्या होता है, ये एवर बेचारा खुद भी एडवर्ब होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो, सर भी जब क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको टीओ पीओ का जोड़ा बताते हैं। टीओ मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और पीओ का मतलब प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट। तो वैसे भी प्रेपोजिशन के बाद में एडवर्ब नहीं आता, एडवर्ब तो अकेले ही आता है, तो वैसे भी ये गलत है। और आप जानते हो कि स्टैंडर्ड वर्ड क्या है, फॉरएवर स्टैंडर्ड वर्ड होता है, ये सिर्फ प्रचलन का शब्द है। भाई जो चीज सब स्टैंडर्ड होती है, एक चीज होती है स्टैंडर्ड जो फॉर्मल इंग्लिश में मानी जाती है, एक होती है सब स्टैंडर्ड की प्रचलन में ले रहे हो लेकिन वो स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, वो फॉर्मल इंग्लिश नहीं मानी जाती। इसको भी आप ऑक्सफोर्ड से चेक कर सकते हो, इसका सही आंसर फर्स्ट होना चाहिए था, बोर्ड ने इसका आंसर सेकंड दिया है। इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑक्सफोर्ड के ही पेज से ये लिया हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हो। इसमें देखो ध्यान देना, इसमें लिख रखा है यहाँ पे फॉरएवर एडवर्ब एंड ऑल्सो फॉरएवर। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, और एक नीचे लिख रखा है फॉरएवर इनफॉर्मल। इन दोनों चीजों से आपको मैं क्लियरली समझाती हूँ। देखो यहाँ लिख रखा है कि ये जो फॉरएवर है ना, ये ऑल्सो है, मतलब रियल तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो कौन सा है, ये वाला है फॉरएवर, जिसमें ब्रेक नहीं आता, और ऑल्सो करके ये लिख रहा है। अगर यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता तो ऑल्सो लिखने की जरूरत क्या आती। और देखो यहाँ आगे क्या लिख रखा है, इनफॉर्मल लिख रखा है, इसको इस फॉरएवर को क्या लिख रखा है, इनफॉर्मल लिख रखा है, और ब्रैकेट में लिख रखा है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती तो इसको ब्रैकेट में लिखने की क्या जरूरत आती, इसको ऑल्सो लिखने की क्या जरूरत आती। आप लोग इस चीज को समझिए कि ये फॉरएवर ही एक्चुअल वर्ड होता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश का वर्ड फॉरएवर ही है। ये सब स्टैंडर्ड होता है, और सब स्टैंडर्ड को फॉर्मल इंग्लिश में नहीं माना जाता है, ये सिर्फ हमारे प्रचलन में होता है, आम बोलचाल में होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है। फॉर्मल इंग्लिश में सही शब्द है आपका फॉरएवर, और आप किसकी हेल्प ले सकते हो, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो। तो यही जो हमारे 4 क्वेश्चन थे जिनको लेकर काफी डाउट था, बाकी ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं था जिसको लेकर आपको डाउट हो। आई होप ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहेगी, और 27 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप क्लेम कर सकते हो। आज ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी शूट होने के साथ ही, तो आप प्लीज एक बार इनको चेक कर लेना, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर रेट लगानी हो तो आप लगा देना। थैंक यू सो मच। VIPM इस तरह की वीडियो आगे भी आपके लिए लेते आएगा, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच।